देखो, नेक्स्ट सिग्नलिंग पाथवे हम लोग आज देखेंगे PI3 काइनेज AKT पाथवे क्या है। तो इसमें एक चीज़ तो ध्यान रखनी है, PI3 काइनेज पाथवे अगर थोड़ा सा याद होगा तो इसको समझने में आसानी होगी। एक बार रिकॉल करवा देंगे हम, लेकिन उसको पढ़ने के बाद ये ज़्यादा अच्छे से और समझ में आएगा। तो पॉइंट वाइज हम देख लेते हैं एक एक। देखो, किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर ग्रोथ होनी है तो जाहिर सी बात है उसकी हर एक सेल में ग्रोथ होनी चाहिए। और ये ग्रोथ जो है वो कैसे होगी? जब सेल नया मास एक्यूमुलेट करे और अपने साइज को बढ़ाए। यहाँ पे ग्रोथ इन नंबर्स की बात नहीं हो रही है, ग्रोथ इन साइज ऑफ द सेल की बात हो रही है। अब ये जो फंडामेंटल प्रोसेसेस होती हैं, चाहे ग्रोथ हो गई, चाहे सेल डिवीजन हो गया, चाहे सर्वाइवल की ही, अगर हम सेल सर्वाइवल की ही बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हर एक सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स की रिक्वायरमेंट होती है। सेल को ये डायरेक्शन मिलना चाहिए कि उसको कब ग्रो करना है, कब उसको डिवाइड करना है, कब एपोप्टोसिस की प्रोसेस नहीं होने देना है या अभी डिले करना है उसको, ताकि वो सरवाइव कर सके। तो इन सारी चीज़ों, इन सारे फंडामेंटल प्रोसेसेस के लिए सिग्नल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सिग्नल्स जो है अलग अलग पाथवे के थ्रू ये सारे जो काम है सेल के द्वारा वो करवाते हैं। स्पेशली ग्रोथ ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें तो PI3 काइनेज पाथवे ही इन्वॉल्व होता है। वहाँ पे भी आपने देखा था कि जो पाथवे हमने पढ़ा था PI3 काइनेज का, वहाँ पे एपोप्टोसिस का इनहिबिशन कर रहा था। और थोड़ा सा अगर इसको रिकॉल करें हम तो याद होगा आपको कि किस तरीके से ये PIP2 को PIP3 में कन्वर्ट कर रहा था फॉस्फोराइलेट करके, ये PI3 काइनेज। और फिर जब PIP3 में कन्वर्जन हो जा रहा था तो उस PIP3 से दो प्रोटीन्स और एसोसिएट हो रही थी, PDK1 और AKT, जिनके पास पीएच डोमेन था। और फिर फाइनली जो PIP3 था उसको एक्टिवेट करने के लिए mTOR और स्पेशली कॉम्प्लेक्स 2 वाला जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा था। फिर mTOR के द्वारा जब वो एक्टिवेट, mTOR और PDK1 दोनों मिलके जब एक्टिवेट कर दे रहे थे PIP3 को, PIP3 कह रहे हैं AKT को, तो AKT जो है वो फाइनली एक्टिवेट हो रहा था। और वो एक प्रोटीन थी जो बैड करके थी, जो कि एपोप्टोसिस इनहिबिटरी प्रोटीन को पकड़े हुए थी। तो वहाँ से डिसोसिएट हो रहा था और आगे का मतलब देख लीजिएगा कहानी में पूरी, एक बार हमने रिकॉल करा दिया। तो ग्रोथ ऑफ सेल्स जो होती है इसके लिए स्पेसिफिक PI3 काइनेज पाथवे जो है वो इन्वॉल्व होता है, जो कि डिपेंड करता है टॉर पे। टॉर का मतलब टारगेट ऑफ रेपामाइसिन, वो शायद हमने उस क्लास में नहीं बताया था। तो टारगेट ऑफ रेपामाइसिन, और इसी टॉर को एम टॉर कहते हैं जब मैमेलियन सेल की बात होती है। तो एम स्टैंड्स फॉर मैमल्स। अब ये हो गया एम टॉर। एम टॉर बेसिकली होता क्या है? इट इज एन एटिपिकल सेरीन थ्रियोनिन प्रोटीन काइनेज या काइनेज। सेरीन थ्रियोनिन काइनेज पाथवे भी अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो ये एमटॉर बेसिकली क्या है, ये किस फैमिली का मेंबर है? इट इज़ अ मेंबर ऑफ फॉस्फोइनोसिटाइड 3 काइनेज या PI3 काइनेज रिलेटेड काइनेज फैमिली। तो PI3 काइनेज की से रिलेटेड जो काइनेज फैमिली है उसका ये एमटॉर मेंबर है, जो कि एक सेरीन थ्रियोनिन काइनेज है। और ये जो mTOR है ये दो फंक्शनली डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स के तौर पे मौजूद रहता है सेल के अंदर। एक को हम कहते हैं mTOR कॉम्प्लेक्स 1 और दूसरे को mTOR कॉम्प्लेक्स 2। तो mTOR C1, mTOR C2। mTOR C2 वाला हमने आपको बताया था PI3 काइनेज वाले पाथवे में, तो उसी तरह से mTOR C1 भी होता है। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि mTOR C1 जो है
इसमें जो प्रोटीन होती है, क्योंकि मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें जो प्रोटीन होती है उसका नाम होता है रैप्टर, जबकि mTOR C2 में जो प्रोटीन होती है उसका नाम होता है रिक्टर। mTOR C1 जो है वो सेंसिटिव होता है रेपामाइसिन के लिए, जबकि mTOR C2 इनसेंसिटिव होता है रेपामाइसिन के लिए। mTOR C2 का काम क्या था? AKT को एक्टिवेट करना। ये हम ऑलरेडी उस PI3 काइनेज पाथवे में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो है, एक सेकेंड, mTOR C1 जो है वो क्या करता है? ये सेल ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। किस तरीके से? सेल की ग्रोथ कैसे स्टिमुलेट करेगा? दो चीजें हैं। पहला तो प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करके, और दूसरा प्रोटीन का डिग्रेडेशन न होने दे, इनहिबिट करे प्रोटीन के डिग्रेडेशन को। तो ये दो तरीके हैं सेल की ग्रोथ को बढ़ाने के। अब प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट कैसे करेगा mTOR C1? तो बेसिकली mTOR क्या है? काइनेज है, तो उसका काम होगा फॉस्फोराइलेशन। तो ये mTOR C1 जो है ये फॉस्फोराइलेट करेगा EIF4E बाइंडिंग प्रोटीन 1, जिसको हम 4EBP1 कहते हैं। अब ये EIF का मतलब क्या हो गया? इट स्टैंड्स हियर फॉर यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर। तो प्रोटीन का जो सिंथेसिस है उसको इनिशिएट करने के लिए यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर, कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें से ये स्पेसिफिक फैक्टर की हम बात कर रहे हैं EIF4E। और इस EIF4E से जो प्रोटीन बाइंड कर रही है, यानी उसको बाइंड करने वाली प्रोटीन, बाइंडिंग प्रोटीन 1, उस प्रोटीन को mTOR C1 फॉस्फोराइलेट कर देगा। जब ये 4EBP1 फॉस्फोराइलेट हो जाएगी, 4EBP1 फॉस्फोराइलेट हो गई, तो क्या होगा? ये इस यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर से बाइंड नहीं कर पाएगी आफ्टर फॉस्फोराइलेशन। जब बाइंड नहीं कर पाएगी तो ये जो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर है ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा। तो इसका फंक्शन होता क्या है इस इनिशिएशन फैक्टर का? कि इट प्रमोट्स कैप डिपेंडेंट ट्रांसलेशन। क्या हुआ? आवाज ब्रेक। तो नेटवर्क इशू होगा तुम्हारा, इधर से तो आ रही है मेरे ख्याल से। और किसी को भी हो रही है ब्रेक? बाकी लोगों को आ रही है आवाज? हो रही है सर। हाँ, आ रही है आवाज आ रही है। सर। ठीक है, तो हाँ, फिर से ध्यान दें। ये जो इनिशिएशन फैक्टर है इसका रोल क्या होता है? कैप डिपेंडेंट ट्रांसलेशन कराना। तो जब ये एक्टिव हो जाएगा, यानी इससे वो जो बाइंडिंग प्रोटीन है वो नहीं बाइंड करेगी, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद कैप डिपेंडेंट ट्रांसलेशन करेगा। कैप डिपेंडेंट ट्रांसलेशन का मतलब ये हो गया कि mRNA के 5 प्राइम कैप को ये फैक्टर जो है वो रिकग्नाइज करता है और उससे राइबोसोम को अटैच कराने में हेल्प करता है। तो उसके बाद काम स्टार्ट हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस का। इतनी बात हो गई। तो इस तरह से ये क्या कर रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करके सेल की ग्रोथ करा रहा है। तो उसकी मैकेनिज्म हमने देख ली ब्रीफ में। अच्छा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर ग्रोथ फैक्टर्स जब मौजूद रहते हैं सेल के पास, एक्स्ट्रा सेल्यूलर ग्रोथ फैक्टर्स जब आते हैं और उसके रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, तो ये mTOR C1 जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। और ये एक्टिवेट कैसे होता है? वाया PI3 काइनेज AKT पाथवे। अब ये पाथवे आपको मालूम है AKT किस तरीके से एक्टिवेट हो रहा था। AKT बेसिकली फिर क्या करेगा? mTOR C1 को एक्टिवेट करेगा इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब
कि डायरेक्ट इससे एसोसिएट नहीं होगा, AKT जो है वो mTOR C1 से डायरेक्टली एसोसिएट नहीं होगा, पहले ये किसी और प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करेगा। ये AKT जो है पहले एक गैप को या GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन को, जिसको हम TSC2 कह रहे हैं, इसको फॉस्फोराइलेट करेगा। फॉस्फोराइलेट होने के बाद ये TSC2 जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। अब ये TSC2 बेसिकली करती क्या है? दिस TSC2 एक्ट्स ऑन अ मोनोमेरिक RAS रिलेटेड GTPase कॉल्ड REB। TSC2 का काम क्या है कि इस रेब से एसोसिएटेड जो जीटीपी है उसका ब्रेकडाउन कराना, क्योंकि जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन है, तो रेब को इनएक्टिवेट करना इसका काम हो गया। रुको एक पॉइंट यहां पे लिख दें, मतलब TSC2 बेसिकली क्या कराएगी, इट ब्रिंग्स अबाउट हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस से अच्छा टर्म, breakdown of GTP associated with REB। ध्यान से समझिएगा, रेब से जो जीटीपी एसोसिएटेड है उसका ब्रेकडाउन ये TSC2 प्रमोट करेगी। तो अगर ये TSC2 इनहिबिट हो जाए तो क्या ये रेब के एसोसिएटेड जीटीपी का ब्रेकडाउन करा पाएगी? नहीं। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि रेब जो कि जीटीपी से बाउंड है वो अपने एक्टिव फॉर्म में रहेगा और फिर फाइनली mTOR C1 को वो एक्टिवेट कर देगा। तो फाइनली mTOR C1 जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या प्रोसेस हो रही है? ओवरऑल ये प्रोसेस हो रही है कि जो AKT है वो mTOR C1 को एक्टिवेट कर रहा है, भले ही इनडायरेक्टली एक्टिवेट कर रहा है। पहले ये TSC2 को एक्टिवेट करेगा या फॉस्फोराइलेट करेगा और इनएक्टिवेट करेगा, इनहिबिट करेगा, क्योंकि AKT के पाथवे में हमने यही देखा था कि इसका मोस्टली जो असर होता है वो इनहिबिटरी होता है या इनएक्टिवेशन वाला असर होता है। तो यहां पे भी AKT क्या कर रहा है, इस गैप को या जिसको हम TSC2 कह रहे हैं इसको इनहिबिट कर रहा है, कर दिया इनहिबिट। तो फिर रेब जीटीपी जो है वो एक्टिव फॉर्म में रह गया और इसने फाइनली mTOR C1 को एक्टिवेट कर दिया। तो जब mTOR C1 एक्टिवेट हो जाता है तो इसके बाद सेल ग्रोथ जो है वो प्रमोट होती है। कैसे प्रमोट होती है? ऊपर हमने बताया, फॉर्मेशन ऑफ या प्रमोशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और उसकी पूरी मैकेनिज्म हम आपको बता चुके हैं, कैसे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर जो है वो कैप डिपेंडेंट ट्रांसलेशन कराएगा और प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे मतलब शिफ्ट करना पड़ेगा, हमने सीक्वेंस समझा दिया है आपको, अब कंफ्यूजन नहीं होगी। कंफ्यूजन होगी तो वीडियो देख लेना दोबारा। तो ये एक तरीके का आउटलाइन है। अगर कोई ग्रोथ फैक्टर नहीं मौजूद है, एब्सेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर है, तो उस कंडीशन में जो TSC2 है, जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन, वो एक्टिवेटेड रहेगी। और ये अगर एक्टिवेटेड रहेगी तो ये रेब से एसोसिएटेड जीटीपी को हाइड्रोलाइज कर देगी, तोड़ देगी, तो ये इनएक्टिवेट हो जाएगा। जब इनएक्टिवेट हो जाएगा तो ये mTOR C1 को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, तो ये भी इनएक्टिव रहेगा, तो कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर प्रेजेंट है ग्रोथ फैक्टर तो क्या होगा, इस ग्रोथ फैक्टर का जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट होगा जब ये ग्रोथ फैक्टर आके रिसेप्टर से बाइंड करेगा। फिर वो रिसेप्टर जो है PI3 काइनेज को एक्टिवेट करेगा। PI3 काइनेज की हेल्प से AKT या PKB प्रोटीन काइनेज भी ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ये TSC2 को फॉस्फोराइलेट करके इनहिबिट कर देगा या इनएक्टिवेट कर देगा, और जब TSC2 इनएक्टिवेट हो जाएगा तो रेब जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि अब ये TSC2 इसको रोक नहीं पा रहा है, इसके जीटीपी को तोड़ नहीं पा रहा है। तो जीटीपी बाउंड रेब जो है वो एक्टिवेट रहेगा
और जब ये एक्टिवेटेड रहेगा तो mTORC1 एक्टिव हो जाएगा और फाइनली हमको सेल ग्रोथ मिलेगी बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और बाय प्रमोशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो यही चीज़ इस तरह से यहाँ पे दिखा दी गई है, डायग्राम के फॉर्म में हमने ये शेयर कर दिया। यहाँ पे सेल ग्रोथ नहीं हो रही है, यहाँ पे सेल ग्रोथ हो रही है। इसको आप एक बार रिविजिट कर लीजिएगा। अब इसके बाद अगला जो पाथवे हम लोगों को देखना है वो है टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर का, और इसमें मेनली हम लोग जैक स्टैट पाथवे पढ़ेंगे। तो देखो इसमें ये सारी डिटेल्स बताने से पहले हम सोच रहे हैं तुमको सीधे पाथवे पे ले चलें, ताकि पाथवे क्लियर हो जाएगा एक बार तो बाकी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, थोड़ा समझ में आ जाएगा आसानी से। लेट्स, ये जो हमने लिखा है छोटा छोटा वो नज़र आ रहा है तुम लोगों को मोबाइल स्क्रीन पे? से यस और नो? आ रहे हैं सर। ठीक है, अभी हम इलाबोरेट कर देंगे तो और समझ में आएगा। देखो एक चीज़ तो पहले ये जान लो कि जैक जो है वो क्या है, जेनस काइनेज, ये एक काइनेज है। और स्टैट क्या है, स्टैट जो है वो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करने वाला एक प्रोटीन है। बस इतनी बात आप जान लें तो उसके बाद ये बेसिक सम अभी आपको क्लियर कर देते हैं, प्रोसेस समझ लेते हैं, फिर उसकी माइन्यूट डिटेल्स हम लोग टेक्स्ट में देख लेंगे। तो देखो ये एक साइटोकाइन रिसेप्टर है, दिस इज अ साइटोकाइन रिसेप्टर। इस रिसेप्टर से ये जैक काइनेज जो है, जेनस काइनेज, ये एसोसिएटेड है। अब होता क्या है कि ये लिखा भी है हमने यहाँ पे, स्टेबली एसोसिएटेड टू साइटोकाइन रिसेप्टर, यानी जैक जो है वो इससे स्टेबली एसोसिएटेड है। फिर एक साइटोकाइन आया, ये रेड वाला साइटोकाइन आया, और जब ये साइटोकाइन अपने रिसेप्टर से जुड़ेगा तो क्या होगा कि ये जो जैक इस रिसेप्टर से एसोसिएटेड हैं, इस कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से ये एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेट होने के बाद एक दूसरे को फॉस्फोराइलेट कर देंगे, क्योंकि काइनेज हैं ये, तो इन्होंने एक दूसरे को फॉस्फोराइलेट कर दिया। तो ये पॉइंट भी हमने मेंशन कर दिया कि जैक एक्टिवेटेड बाय साइटोकाइन बाइंडिंग, साइटोकाइन बाइंडिंग हुई रिसेप्टर पे तो जैक एक्टिवेट हुए, एंड फॉस्फोराइलेट ईच अदर, एक दूसरे को फॉस्फोराइलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो फॉस्फोराइलेटेड जैक्स हैं ये अब इस रिसेप्टर को फॉस्फोराइलेट करेंगे। देखो यहाँ पे रिसेप्टर पे फॉस्फोराइलेशन को ये कैटलाइज करेंगे। तो एक्टिवेटेड जैक जो है वो इट ऑल्सो फॉस्फोराइलेट्स मेनी टायरोसिन रेसिड्यू ऑन साइटोकाइन रिसेप्टर। जब रिसेप्टर फॉस्फोराइलेट हो गया तो यहाँ पे फॉस्फोटायरोसिन डॉकिंग साइट क्रिएट हो गई, और ये जो फॉस्फोटायरोसिन डॉकिंग साइट यहाँ पे क्रिएट हुई है, इन्हीं डॉकिंग साइट से आके ये स्टैट प्रोटीन जो है वो एसोसिएट होगी। तो स्टैट 1, स्टैट 2, ये पूरी स्टैट है। ये स्टैट प्रोटीन कहाँ से एसोसिएट हो रही है, इस डॉकिंग साइट से, फॉस्फोटायरोसिन डॉकिंग साइट पे। जब ये स्टैट 1 या स्टैट 2 या स्टैट प्रोटीन एसोसिएट हो जाती है इस रिसेप्टर से, तो ये जैक फिर से फॉस्फोराइलेट करता है इस स्टैट को। लो अब फिर से इसको भी फॉस्फोराइलेट कर दिया, इधर वाला इसने, इधर वाला इसने, इसको कर दिया। और ये जो फॉस्फोटायरोसिन रेसिड्यू होता है ये बेसिकली सी टर्मिनल पे मौजूद होता है स्टैट प्रोटीन के, और वहीं पे फॉस्फोराइलेशन इसका हो जाता है। जैसे ही फॉस्फोराइलेशन इसका होता है स्टैट का, ये स्टैट प्रोटीन्स जो है वो रिसेप्टर को छोड़ देती हैं, डिटैच हो जाती हैं। तो ये स्टैट्स क्या हो रहे, अब ये जो एरो दिखाया जा रहा है यहाँ पे वो वही दिखा रहा है कि स्टैट्स जो है वो डिसोसिएट हो गए, कहाँ से, रिसेप्टर से, और डिसोसिएट होने के बाद या तो ये होमोडाइमर बनाएंगे या हेटेरोडाइमर बनाएंगे।
तो यहाँ पे एरो के साथ साथ हम चलते हैं। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको होमोडाइमर नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों सेम, अगर दोनों स्टैट सेम है, स्टैट वन, यहाँ तो खैर स्टैट टू लिख दिया गया है, तो यहाँ बेसिकली हेट्रोडाइमर है, लेकिन डायग्राम के हिसाब से तो हमको दोनों सेम ही दिख रहा है। तो ये होम स्टैट का होमो या हेट्रोडाइमर बन सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन कि कौन सी स्टैट्स यहाँ पे लगी हुई। ये जो लाइट ब्लू कलर का दिखाया गया है स्टैट का हिस्सा, ये SH2 डोमेन है बेसिकली, यहां पे भी मेंशन्ड है, देखिए यहाँ पे SH2 डोमेन, ये लाइट ब्लू वाला। तो एक स्टैट का SH2 डोमेन दूसरे स्टैट के फॉस्फोटाइरोसिन से बाइंड करता है, सिमिलरली ऑपोजिट ऐसे यहां पे भी हो रहा है। इस तरीके से ये होमोडाइमर या हेट्रोडाइमर बनाते हैं। जब ये होमो या हेट्रोडाइमर तैयार हो जाता है, जब ये होमो या हेट्रोडाइमर तैयार हो जाता है तो उसके बाद ये एंटर करता है कहाँ, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में एंटर करने के बाद दूसरी रेगुलेटरी प्रोटीन से ये एसोसिएट होके एक ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्स तैयार करता है, और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ये साइटोकाइन रिस्पॉन्सिव रेगुलेटरी एलिमेंट्स या सीक्वेंसेस पे जाके बाइंड करता है, और जो टारगेट जीन है उसका ट्रांसक्रिप्शन इंड्यूस करता है। तो इस तरीके से ये जो सिग्नलिंग पाथवे है वो ट्रांसक्रिप्शन को या जीन को एक्सप्रेस कराने में हेल्प करता है। तो ये प्रोसेस समझ में आई कुछ कुछ? जी सर आई। अब हम इसकी थोड़ी सी बारीकियां देख लेते हैं, एक बार ये टेक्स्ट में रिवीजन ही हो जाएगा। तो टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर्स की बात करें, स्पेशली जैक की, ये रिसेप्टर्स जो होते हैं ये कैसे काम करते हैं? बाय रिक्रूटिंग एंड एक्टिवेटिंग इंट्रासेल्यूलर प्रोटीन टायरोसिन काइनेसेस। ध्यान रखिएगा, इंट्रासेल्यूलर की हम बात कर रहे हैं। अभी तक मोस्टली हमने देखा था मेम्ब्रेन एसोसिएटेड, लेकिन ये जो टायरोसिन काइनेसेस हैं वो सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जा रहे हैं, तो इंट्रासेल्यूलर हो गया। इन रिसेप्टर्स में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? जाहिर सी बात है, एक एन टर्मिनल एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन जो हमने डायग्राम में देखा, जिससे साइटोकाइन आ रहा था, यानी कि लिगैंड बाइंड्स हियर, जिससे साइटोकाइन जुड़ रहा था। एक सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स और सी टर्मिनल साइटोसोलिक डोमेन, जो जनरली हर एक रिसेप्टर में हम ऐसा ही देखते हैं। ये जो साइटोसोलिक डोमेन है सी टर्मिनल, इसकी अपनी कोई कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं होती है, ये बात यहां पे अहम है, इट इज इंपॉर्टेंट। और इसीलिए फिर से एक बार डायग्राम अगर देखें तो इस साइटोकाइन रिसेप्टर की खुद की कोई काइनेज एक्टिविटी नहीं है, इसीलिए ये जैक को अपने साथ एसोसिएट किए रहता है ताकि जैक काइनेज एक्टिविटी परफॉर्म कर सके। वापस आते हैं। अच्छा, ये जो रिसेप्टर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, साइटोकाइन रिसेप्टर मेनली कह रहे हैं हम, दे फंक्शन इन एसोसिएशन विथ नॉन रिसेप्टर साइटोसोलिक टायरोसिन काइनेजेस। यानी कि ये ऐसे काइनेजेस के साथ ये रिसेप्टर काम करते हैं जो कि खुद रिसेप्टर नहीं है और साइटोसोल में पाए जा रहे हैं, जैसे कि जेनस काइनेजेस, जिसको हम शॉर्ट में जैक्स कहते हैं। और ये जेनस काइनेज ये कैसे एक्टिवेट होता है? जब लिगैंड बाइंड करता है, जैसे नीचे देखा हमने साइटोकाइन जब बाइंड कर रहा था। तो ये जो रिसेप्टर्स हम पढ़ रहे हैं इसमें कई टाइप के रिसेप्टर्स आते हैं, जैसे कि रिसेप्टर्स फॉर इंटरल्यूकिन, इंटेग्रिन्स, कुछ हार्मोन्स के रिसेप्टर्स जैसे स्पेशली पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स जो हैं, ग्रोथ हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, इन हार्मोन्स के रिसेप्टर जो है वो इस कैटेगरी का मतलब कि उनकी खुद की काइनेज एक्टिविटी नहीं होती है, उनको किसी न किसी साइटोसोलिक टायरोसिन काइनेज को अपने से
एसोसिएट करके रखना पड़ता है। इसके अलावा कई सारे साइटोकाइन के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं, एक तो हमने अभी देख लिया साइटोकाइन के लिए रिसेप्टर, जैसे कि IL-2 स्टैंड्स फॉर इंटरल्यूकिन 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा गड्ड-मड्ड है कि इंटरल्यूकिन यहाँ भी लिख दिया हमने, फिर वेरियस साइटोकाइंस भी लिख दिया, तो चलता है, कोई बात नहीं। यहाँ पे इंटरल्यूकिन इन जनरल लिखा, यहाँ पे स्पेसिफिक एग्जांपल दे दिया हमने। इंटरल्यूकिन इज नथिंग बट अ साइटोकाइन, इट इज अ टाइप ऑफ साइटोकाइन। अब ये साइटोकाइंस जो होते हैं ये क्या है? दे आर लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स क्लास ऑफ टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर्स। एक्चुअली में हम यहाँ साइटोकाइन की नहीं, हम इसके रिसेप्टर की बात कर रहे हैं, तो रिसेप्टर पे ही पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। साइटोकाइन के लिए जो रिसेप्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा और सबसे डाइवर्स क्लास के टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर्स होते हैं। एसोसिएटेड टर्म आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये रिसेप्टर्स किसी टायरोसिन काइनेज से एसोसिएटेड हैं बस, और उसका एग्जाम्पल जैक है। जैक जो है फॉस्फोराइलेट करता है और एक्टिवेट करता है रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को, जिन्हें हम स्टैट्स कहते हैं। स्टैट स्टैंड्स फॉर सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स एंड एक्टिवेटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो स्टैट का फुल फॉर्म आपको पता चल गया कि सिग्नल ट्रांसडक्शन का भी काम करेंगे ये, और साथ ही साथ ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करने का भी काम करेंगे, तो दैट स्टैंड्स फॉर स्टैट। अब ये जो स्टैट्स हैं ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? दे आर लोकेटेड इन साइटोसॉल। हमने देखा अभी साइटोसॉल से ये न्यूक्लियस में माइग्रेट करते हैं। कब? जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और कैसे एक्टिवेट हो रहे थे? एक तो फॉस्फोराइलेशन और बाद में होमो या हेटेरोडाइमेराइजेशन से ये एक्टिवेट हो रहे थे। और जब ये न्यूक्लियस में पहुंच जाते हैं तो दे रेगुलेट जीन ट्रांसक्रिप्शन, अपने स्पेसिफिक जीन एलिमेंट से बाइंड कर जाएंगे और ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करेंगे। अब यहाँ पे वो पाथवे की हम बात कर लें अगर, तो जैक्स जो होते हैं इनमें 2 काइनेज डोमेन्स होते हैं पर मॉलिक्यूल। ये बात याद रखनी है आपको, 2 काइनेज डोमेन्स होता है हर एक जैक मॉलिक्यूल में। बहुत सारे वैरायटी ऑफ जैक मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, 1 2 3, और ये TYK2 ये भी इसी कैटेगरी को बिलोंग करता है, टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर की। अब ये वैरायटी होने का फ़ायदा क्या है कि हर एक जो जैक है जेनस काइनेज वो एक स्पेसिफिक सेट ऑफ साइटोकाइन रिसेप्टर से एसोसिएट होता है। तो अलग अलग साइटोकाइन का अलग अलग जीन पे रिस्पॉन्स आता है। ये वैरायटी होने का यही फायदा है। अब ये जैक हैं क्या? टायरोसिन काइनेजेस हैं जिनके मेजर सबस्ट्रेट्स कौन है? स्टैट्स। तो इसीलिए जैक स्टैट एक साथ नाम लिया जाता है। अब जैसे जैक्स में वैरायटी है वैसे ही स्टैट्स में भी वैरायटी है। स्टैट्स भी सेवरल टाइप के, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कई तरीके के हो सकते हैं। हर एक स्टैट जो है वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ जैक के द्वारा फॉस्फोराइलेट किया जाएगा, तभी हमको स्पेसिफिक रिस्पॉन्स मिलेगा। सभी स्टैट्स में एक एन टर्मिनल SH2 डोमेन होगा, ये भी डायग्राम में हमने देखा, जिसकी हेल्प से ये डाइमेराइज कर रहे थे स्टैट्स। ये SH2 डोमेन बाइंड करता है एक फॉस्फोटायरोसिन से इन द साइटोसॉलिक डोमेन ऑफ द रिसेप्टर। तो रिसेप्टर से भी जब बाइंड करेगा तो फॉस्फोटायरोसिन से बाइंड करेगा, और जब आपस में बाइंड करेंगे डाइमर बनाने के लिए तब भी फॉस्फोटायरोसिन से बाइंडिंग SH2 डोमेन की होगी। इसके अलावा स्टैट में एक सेंट्रल DNA बाइंडिंग डोमेन होता है, तभी वो न्यूक्लियस में जाकर DNA से बाइंड कर पाएगा। और एक C टर्मिनल डोमेन होता है जिसमें एक क्रिटिकल टायरोसिन रेसिड्यू होता है। क्रिटिकल टायरोसिन रेसिड्यू क्यों कह रहे हैं? यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये वाला जो है दिखाया जा रहा है ये क्रिटिकल टायरोसिन रेसिड्यू है, क्योंकि दिस विल बी फॉस्फोराइलेटेड बाय द जैक एंड देन दिस स्टैट प्रोटीन विल लीव द रिसेप्टर एंड proceed for the dimerization process and final activation process. Then it will be able to move inside the nucleus and regulate the transcription of the gene associated.
तो दिस वाज अबाउट जैक स्टैट। इसके बाद एक और पाथवे रह जाता है और वो है सेरीन थ्रियोनिन काइनेज पाथवे। तो इसमें भी हम इसी के रिसेप्टर की बात करेंगे। तो नेक्स्ट इज सेरीन थ्रियोनिन काइनेज रिसेप्टर्स। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये क्या है? एंजाइम लिंक्ड सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। इसका मतलब ये हो गया कि सेरीन थ्रियोनिन काइनेज के जो रिसेप्टर्स होंगे उनसे भी एंजाइम्स जुड़े हुए होंगे। देखते हैं। देखिए यहां पे इन रिसेप्टर्स के पास सेरीन थ्रियोनिन काइनेज डोमेन होता है। कहाँ पे? साइटोसोलिक एंड पे मौजूद होता है। दो क्लासेस हैं या दो टाइप के ये रिसेप्टर्स हैं बेसिकली, और ये दोनों के दोनों होमोडाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो दो को हमने क्या कह दिया? टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 भी एक होमोडाइमर बनाएगा, टाइप 2 भी अपना एक होमोडाइमर बनाएगा। तो अब इसमें देखिए, अब इस ये सेरीन थ्रियोनिन काइनेज रिसेप्टर के लिए जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, यानी जो आके इन रिसेप्टर से बाइंड करेगा, वो क्या है बेसिकली? दे आर टीजीएफ बीटा सुपर फैमिली। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा सुपर फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो ही इन रिसेप्टर्स पे, सेरीन थ्रियोनिन काइनेज रिसेप्टर्स पे आके बाइंड करते हैं। अब ये टीजीएफ बीटा जो है ये पूरी सुपर फैमिली है, तो इसमें स्ट्रक्चरली रिलेटेड और सिक्रेटरी डाइमेरिक प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं बेसिकली। यानी ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स भी डाइमेरिक प्रोटीन्स के फॉर्म में होते हैं, सिक्रीट किए जाते हैं एक सेल के द्वारा, तो वो दूसरे सेल पे जाके बाइंड करते हैं जहां पे उसको अपना रिसेप्टर मिल जाता है। इस सुपर फैमिली में तीन फैमिलीज जो है वो बेसिकली इन्वॉल्व हैं। तीन फैमिलीज को मिलके ये पूरी सुपर फैमिली टीजीएफ बीटा की तैयार हुई है। एक तो टीजीएफ बीटा की ही अपनी फैमिली है, दूसरी एक्टिविन्स की अपनी फैमिली है, प्रोटीन्स हैं ये भी, और तीसरी फैमिली जो है वो बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन कहलाती है, बीएमपी। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी सिग्नलिंग एक्सप्लेन करेंगे तो बीएमपी का जिक्र आएगा। तो टीजीएफ बीटा सुपर फैमिली में तीन फैमिलीज हैं: टीजीएफ बीटा फैमिली, एक्टिविन फैमिली एंड बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन फैमिली या बीएमपी फैमिली। ये जो बीएमपी फैमिली है इट कॉन्स्टिट्यूट्स लार्जेस्ट फैमिली, सबसे ज्यादा मेंबर्स इसी में हैं। अब देखिए प्रोसेस क्या हो रही है। आई थिंक अब यहां से हम आपको तब बताएंगे जब हम प्रोसेस को एक्सप्लेन कर लेंगे। तो लेट्स सी द प्रोसेस फर्स्ट। अब प्रोसेस आप देखिए और समझिए। ये क्या है? ये हो गया रिसेप्टर, और हमने आपको ऊपर ही बताया था चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, ये दोनों ही दोनों डाइमर के फॉर्म में मौजूद रहेंगे। तो ये जो लाइट ग्रीन से इधर बनाया गया है ये टाइप 2 रिसेप्टर है, टीजीएफ बीटा रिसेप्टर। और एक चीज आप और ध्यान रखें, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ टाइप 1 अपना काम अकेले कर लेगा और टाइप 2 अपना काम अकेले कर लेगा और टाइप 1 अपना अकेले नहीं। जब तक टाइप 1 और टाइप 2 दोनों एक साथ नहीं आएंगे तब तक सिग्नलिंग, तब तक बेसिकली टीजीएफ बीटा की बाइंडिंग ही नहीं हो पाएगी या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल तब तक एसोसिएट ही नहीं होगा कायदे से। तो इसका मतलब यह है कि इस रिसेप्टर को एक्टिवेट होने के लिए एक डाइमर टाइप 2 का चाहिए और दूसरा डाइमर टाइप 1 का चाहिए। तो जब चार हो जाएंगे डाइमर डाइमर मिलके तो एक टेट्रामेरिक कॉम्प्लेक्स तैयार होगा, एंड दिस टेट्रामेरिक कॉम्प्लेक्स इज बेसिकली द एक्टिव रिसेप्टर। तो इतनी कहानी के बाद आगे बढ़ते हैं हम। अब आप देखें कि इससे आके ये लिगैंड बाइंड कर गया टीजीएफ बीटा,
सेरीन थ्रियोनिन काइनेज ये है ही है। ये वाला क्या है, टाइप 1 टीजीएफ बीटा रिसेप्टर है, तो इधर वाला टाइप 2, दिस इज टाइप 1। बाइंडिंग की वजह से एसोसिएशन हुआ टाइप 1 टाइप 2 का, हेटेरोटेट्रामेरिक कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ। इट लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ द रिसेप्टर, रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया। एक्चुअली में सबसे पहले एसोसिएशन जो बाइंडिंग होती है लिगैंड की वो टाइप 2 से होती है, उसके बाद टाइप 1 वाला आके एसोसिएट होता है तो एक्टिवेशन होता है रिसेप्टर का। अब ये जो टाइप 1 वाला है इसका क्या रोल है ये देखते हैं। टाइप 1 रिसेप्टर जो है ये एक दूसरी फैमिली प्रोटीन्स की है, स्मैड फैमिली, उससे बाइंड करता है और उसको फॉस्फोराइलेट करता है। तो आप देखें यहाँ पे साइटोसॉल में ये स्मैड 2 या स्मैड 3 ये प्रोटीन मौजूद है, ये आके बाइंड कर रही है किससे, टाइप 1 रिसेप्टर से। तो टाइप 1 से ये बाइंड कर गई, जब बाइंड करेगी तो टाइप 1 इसको फॉस्फोराइलेट कर देगा क्योंकि इसके पास सेरीन थ्रियोनिन काइनेज एक्टिविटी है, बाइंड कर दी। जब ये फॉस्फोराइलेट हो जाती है स्मैड 2 या स्मैड 3, जब ये फॉस्फोराइलेट हो गई तो ये एक्टिवेट हो जाती है। तो ये जो एक्टिवेशन है स्मैड 2 या 3 का, ये कौन कर रहा है, टीजीएफ बीटा या एक्टिविन रिसेप्टर। लेकिन अगर यहां पे टीजीएफ बीटा का रिसेप्टर ना मौजूद हो के बीएमपी का रिसेप्टर होता, जो हमने अभी बताया था आपको, बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन, उसका रिसेप्टर होता, तो वो स्मैड 2 या स्मैड 3 को एक्टिवेट नहीं करता, वो एक्टिवेट करता स्मैड 1, 5 और 8, यानी कि उसके लिए अलग स्मैड प्रोटीन्स जो हैं वो मौजूद रहती हैं और उन्हीं को वो एक्टिवेट करता है। तो बीएमपी रिसेप्टर्स फॉस्फोराइलेट, यहाँ पे पूरा नहीं लिखा हमने, फॉस्फोराइलेट स्मैड 1, 5 और 8। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर टीजीएफ बीटा या एक्टिविन रिसेप्टर है तो स्मैड 2 या 3 जो है वो फॉस्फोराइलेट होंगी। बीएमपी रिसेप्टर अगर यहाँ पे है तो स्मैड 1, 5 और 8 जो है वो एक्टिवेट होंगी। चलिए इतना काम हो गया, अब देखते हैं आगे। जब फॉस्फोराइलेशन इसका हो जाता है तो ये जो स्मैड प्रोटीन है ये डिसोसिएट हो जाती है, कहां, रिसेप्टर से अलग हो जाती है। और चूंकि इसको फॉस्फोराइलेट इसी रिसेप्टर ने किया और फॉस्फोराइलेशन के बाद ये एक्टिवेट हो गई, देन इट इज कॉल्ड एज रिसेप्टर एक्टिवेटेड स्मैड, आर स्मैड कहते हैं इसको। तो जब यहां से ये निकलेगी तो आर स्मैड के फॉर्म में ये निकलेगी। जब ये आर स्मैड के फॉर्म में निकल रही होगी तो उसी दौरान एक और स्मैड, स्मैड 4, ये साइटोसॉल में मौजूद रहता है, ये इससे बाइंड करेगी। तो क्या हो रहा है यहां पे इस स्टेप में, बाइंडिंग ऑफ आर स्मैड टू स्मैड 4, स्मैड 4, ये आर स्मैड कहां से आ रहा है, ये आर स्मैड है, ये हो गया स्मैड 4। स्मैड 4 को को स्मैड भी कहते हैं। आर का मतलब क्या हो गया, रिसेप्टर एक्टिवेटेड स्मैड, स्मैड 4 उसके साथ जुड़ जा रही है तो इसको को स्मैड कह दिया। और जब आर स्मैड और को स्मैड दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो हमको मिलता है एक स्मैड कॉम्प्लेक्स। ये स्मैड कॉम्प्लेक्स अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें दो आर स्मैड हैं, एक आर स्मैड ये हो गया, दूसरा आर स्मैड ये, और एक को स्मैड है जिसको हम स्मैड 4 कह रहे हैं, यही वाला तो आया था यहाँ जुड़ा। तो ये एक ट्राइमेरिक कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया। अब ये जो स्मैड कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ है, इट विल मूव इनसाइड द न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस में अंदर जाएगा और फिर दूसरी प्रोटीन से एसोसिएट होके ये एक ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्स तैयार करेगा। और ये जो रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्स है इट विल बाइंड टू स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिव एलिमेंट, जैसे यहाँ पे टीजीएफ बीटा रेस्पॉन्सिव सिस रेगुलेटरी सीक्वेंस से बाइंड करेगा और टारगेट जीन का ट्रांसक्रिप्शन जो है ये फैसिलिटेट कराएगा। सो दिस वाज द प्रोसेस। अब इसमें एक आध पॉइंट आप और जान लें। स्मैड कॉम्प्लेक्स ये हमने बता दिया ट्राइमेरिक होता है, इसमें दो आर स्मैड्स होते हैं, एक को स्मैड होता है। को स्मैड जो है वो, या स्मैड 4, किसी भी आर स्मैड के साथ कॉम्प्लेक्स बना सकता है। 5 हमने बताए, 5 आर स्मैड कौन कौन से बता दिए हमने आपको, 1, 2,
3, 5, 8, ये 5 आर स्मैड हैं, तो इनमें से किसी के साथ भी ये को स्मैड कॉम्प्लेक्स बना सकता है। नाउ व्हाट इज स्मैड? स्मैड जो है एक लेटेंट जीन रेगुलेटरी प्रोटीन फैमिली है। लेटेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये लेटेंट यानी कि नॉन फंक्शनल स्टेट में पड़ी रहती है साइटोसॉल में। जब तक इसको फॉस्फोराइलेट नहीं करेगा ये रिसेप्टर, तब तक ये एक्टिवेट नहीं होगी। एक्टिवेट होने के बाद तो ये ठीक है, जा रही है न्यूक्लियस में और ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट कर रही है, एक्टिवेट कर रही है। लेकिन जब तक ये अकेली है, फॉस्फोराइलेट नहीं हुई है, तब तक ये लेटेंट स्टेट में रहती है। और लोकेशन इसकी हमने आपको बताई, साइटोसॉल में, और अनस्टिमुलेटेड सेल के साइटोसॉल में इसी फॉर्म में मौजूद रहती है। जब एक्टिवेट हो जाती है तो न्यूक्लियस में जाती है टू रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स। अब जरा ऊपर आते हैं, जो बचा रह गया था उसको कवर कर लेते हैं। यहां पे देखिए। सर हाँ, बोलो। आ, आर को अच्छा आवाज नहीं आ रही क्या? हर की तो दो से आ गया कॉम्प्लेक्स में। क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। अच्छा, पहले हम इसको कवर कर दें, उसके बाद फिर हम जवाब दे देते हैं। देखो, टीजीएफ बीटा का हर एक मेंबर, चाहे वो टीजीएफ बीटा खुद हो, चाहे एक्टिविन हो, चाहे बीएमपी हो, ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 रिसेप्टर से बाइंड करता है। और दोनों की ही रिक्वायरमेंट होती है सिग्नलिंग प्रोसेस के लिए। टाइप 1 रिसेप्टर भी चाहिए, टाइप 2 रिसेप्टर भी चाहिए, हमने अभी बताया आपको। लिगैंड यानी कि टीजीएफ बीटा सबसे पहले किससे बाइंड करेगा? टाइप 2 रिसेप्टर से। और ये टाइप 2 रिसेप्टर भी होमोडाइमर के फॉर्म में मौजूद रहेगा। जब टाइप 2 रिसेप्टर लिगैंड से बाइंड कर चुका होगा, तब ये होमोडाइमर या टाइप 2 रिसेप्टर रिक्रूट करेगा और फॉस्फोराइलेट करेगा और एक्टिवेट करेगा इस फॉस्फोराइलेशन की वजह से टाइप 1 रिसेप्टर होमोडाइमर को। अब टाइप 1 टाइप 2 सारे इकट्ठा हो गए तो क्या बना? एक एक्टिव टेट्रामेरिक रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया। और ये जो टेट्रामेरिक रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, इट रैपिडली रिलेज दिस सिग्नल टू न्यूक्लियस। जैसा हमने जैक-स्टैट सिग्नलिंग पाथवे में देखा था, ऑलमोस्ट सिमिलर केस ही चल रहा है यहाँ पे भी। तो दिस वाज अबाउट सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग कंप्लीट हो गई आज। और अब हम दो टॉपिक्स और बचे हैं, मोस्ट प्रोबेबली कल कंप्लीट करा देंगे इसको। क्वारम सेंसिंग है और कीमोटैक्सिस। तो tomorrow your this entire unit of cell biology will be complete, so you can go with the questions.